हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर वचन के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कारक। कुछ नियम यहाँ पर वचन के रह गए थे, इनको हम पढ़ते हैं और इसके बाद हम कारक पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए वचन की पहचान कैसे किया जाता है। वचन की पहचान आप संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा कर सकते हैं, क्रिया द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा आप वचन को पहचान सकते हैं। इसके बाद कुछ नियम पढ़े थे कि यदि किसी शब्द के अंत में आ का उच्चारण आता है या आ की मात्रा आती है तो उसको आप बहुवचन, एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए आ को ए में बदल देते हैं। यानी कि जो आ की मात्रा है उसको आप ए की मात्रा में बदल देंगे तो ये आपका बहुवचन में बदल जाएगा। केला का केले, सभी शब्द आप देख पा रहे हैं आ की मात्रा में है और यहाँ सभी जो है एक ही मात्रा में है। तो ये नियम हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आपको दूसरा नियम ये बताया था कि किसी शब्द के अंत में यदि अ आए तो ए और चंद्रमा बिंदी लगाते हैं। कल की क्लास में पढ़ा था हमने ये। तो उसमें क्या आ जाता है, एक तो हम उसमें एक ही मात्रा लगाते हैं और चंद्रमा बिंदु, और चंद्रमा बिंदी के लिए हमने क्या कहा था कि उसे आप क्या करते हैं, अंक की मात्रा लगाते हैं, क्योंकि पहले से यहाँ मात्रा है। तो यहाँ पर आप देखिए, रात का रातें, बहन का बहने, सांस का सांसें, आंख का आंखें, पतंग का पतंगे, मेज का मेजे, ये सभी शब्द इसी नियम से यहाँ पर बदल रहे हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, आ की मात्रा यदि लास्ट में आ जाए कुछ शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए छात्रा, तो ए लगा देते हैं और यहाँ पर ए में चंद्रमा आएगा क्योंकि यहाँ मात्रा नहीं है। तो छात्राएं। इसके बाद कन्या का कन्याएं, यहाँ पर बदलेंगे नहीं, इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि आ की मात्रा आती है तो आप क्या करेंगे, उसमें आ की मात्रा तो रहेगी ही, प्लस उसमें ए। ठीक है, तो ये देखिए, छात्रा छात्राएं, कन्या कन्याएं, महिला महिलाएं, तो सभी शब्दों में देखिए एक जैसा नियम लग रहा है। ठीक है ना, तो ये है आपका नियम। इसके बाद देखिए चौथा नियम क्या है, यदि किसी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा आती है, यदि किसी शब्द, जल्दी से लिख भी लीजिए आप, ठीक है, इस नियम को लिख लीजिए। इस यदि किसी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप छोटी ई की मात्रा प्लस या लगा देंगे, या, ठीक है ना, चंद्रमा भी होगा। तो यहाँ देखिए, नारी, बड़ी ई की मात्रा आई अंत में, ठीक है, तो इस बड़ी ई की मात्रा को आप छोटी ई में बदल देंगे, यानी छोटी ई की मात्रा लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, नारियां, चोटी, बड़ी ई की मात्रा, तो चोटियां। ऐसे ही कुर्सी, कुर्सियां, धोती, धोतियां, टोपी, टोपियां, नदी, नदियां, लड़की, लड़कियां, गली, गलियां, सखी, सखियां। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है ना। आपको सिर्फ नियम पढ़ना है। यदि शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा आ रही है, बड़ी ई का उच्चारण का मतलब क्या है, आपको बड़ी ई की मात्रा दिखेगी। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, तो यहाँ आप देख रहे हैं सभी में बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो इसको आप परिवर्तित किसमें कर देते हैं, छोटी ई की मात्रा और या, और ऊपर से चंद्रमा लगा देते हैं। तो सभी में देखिए, नारियां, बड़ी ई था तो छोटी ई की मात्रा और यहाँ, चोटियां, कुर्सियां, कुर्सियां, धोतियां, टोपियां, नदियां, लड़कियां, गलियां, सखियां, सभी जो है किसमें बदल गए, बहुवचन में बदल गए। ठीक है, पांचवा नियम क्या था, यदि इया आता है, इया का मतलब है छोटी ई की मात्रा और या, यदि किसी शब्द के एक वचन में आपको इया दिख रहा है, बुढ़िया, इया क्यों, देखिए यहाँ पर शब्द क्या है, बुढ़िया, क्या है, बुढ़िया। इया कैसे आया, ये जो है यहाँ छोटी ई की मात्रा का उच्चारण आ रहा है, ठीक है ना, तो ये छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ पर बुढ़िया, या, इया, तो बुढ़िया, तो इसको आप क्या करते हैं, ई या लगा देते हैं,
ठीक है ना, या इस प्रकार। तो ये सभी में आपका यही नियम लगेगा। तो बुढ़िया, कुटिया, बुढ़िया, चूहिया, ठीक है, और चिड़िया, गुड़िया, डिबिया, सभी में आपका ये लगा। ठीक है, इन नियमों को भी आप लिख लीजिए। आगे देखिए, चलिए, तो ये आपका यहाँ पर वजन के कुछ नियम थे और इन नियमों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में इस प्रकार से लगाकर उनको बहुवचन में बदला जाता है। ठीक है, जिसके अंत में आप इस प्रकार से लगाएंगे तो बहुवचन में वो बदल जाता है। एक और नियम है यहाँ पर, यदि बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है, ठीक है, तो उसको छोटी ऊ की, छोटी आ रही है तो उसको छोटी तो लिखेंगे ही, लेकिन बड़ी ऊ जैसे बहू, बहुएं, ए लगाना है, धेनु, धेनुएं, वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, धातु, धातुएं। कुछ शब्दों के अंत में दल, गण, जन, लोग, वर्ग इस प्रकार लगाने से वो एक वचन से बहुवचन पे बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर सेवक, तो बहुवचन बनाने के लिए जन लगा दिया, सेवक जन बहुवचन में बदल गया। ऐसे ही आप लोग, लोग लगा करके हमने उसको बहुवचन में बदल दिया। लेखक, लेखक गण, तो इसको हमने गण लगाकर बहुवचन में बदल दिया। ऐसे ही कांग्रेस, कांग्रेस दल। तो ये था आपका वचन की स्टोरी। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, जैसे कि शुरू में ही मैंने कहा, आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। ठीक है, तो इससे पहले हमने संज्ञा में क्या क्या पढ़ा, लिंग, वचन, और अब हम पढ़ रहे हैं कारक। तो चलिए हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, कारक। चलिए सभी बच्चे नोटबुक निकालेंगे और कारक क्या होता है ये हम समझेंगे, कारक क्या है। ठीक है, तो देखिए कारक होता क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसके साथ वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। क्या, संज्ञा या सर्वनाम के डेफिनेशन, इसकी परिभाषा लिख लीजिए जल्दी से सभी बच्चे। जीआईसी शांतिपुरी, आप लोग नोटबुक निकालेंगे, हेडिंग डालेंगे कारक, और सभी बच्चे लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक को बताने वाले जो शब्द या सर्वनाम जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर इसको समझ लेंगे, क्या लिखा है, श्री राम युद्ध किया, श्री राम युद्ध किया, उन्होंने रावण मारा, श्री राम रावण तीर मारा, उन्होंने धर्म रक्षा रावण मारा। क्या आप लोगों को इन वाक्यों से कुछ समझ में आ रहा है? क्या ये शुद्ध वाक्य हैं या इनमें हमें कुछ और जोड़ना है? जोड़ना है तो क्या जोड़ना है, चलिए माइक लेके कोई बच्चा बताए, क्या ये शुद्ध वाक्य है? श्री राम युद्ध किया, ये वाक्य आपको ठीक लग रहा है? श्री राम युद्ध किया, इन वाक्यों में क्या, और हम क्या ये सही लिखे हुए हैं वाक्य? श्री राम युद्ध किया, क्या ये वाक्य सही लिखे हैं? जीआईसी सितारगंज, बेटा कोई बच्चा माइक ले लीजिए। श्री राम युद्ध ने, युद्ध ने, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए, क्या ये आपको शुद्ध वाक्य दिख रहा है? बेटा ये वाक्य आपको शुद्ध लग रहा है या इसमें कुछ अशुद्धि या फिर इसमें कुछ और मिसिंग है जिससे ये
और शुद्ध हम इसको कर सकते हैं, कुछ और शब्द जोड़ करके इसको हम शुद्ध वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? श्री राम ने श्री राम ने, आगे बोलिए। युद्ध किया। युद्ध किया। अब ये शब्द क्या हो गया है? शुद्ध हो गया है। अपना नाम बताइए बेटा। शुद्ध। इमरान। इमरान। चलिए इमरान बैठ जाइए। उन्होंने रावण मारा, क्या ये शुद्ध है? चलिए सितारगंज से कोई और बच्चा। उन्होंने रावण मारा। उन्होंने रावण को मारा। बहुत अच्छे इमरान, उन्होंने रावण को मारा। बहुत अच्छे। श्री राम रावण तीर मारा। चलिए आप ही बता दीजिए, और बच्चे तो जीआईसी बचवा बन, आप बताइए, माइक ले लीजिए। श्री राम रावण तीर मारा। चलिए बोलिए आप। हाँ श्री अब ठीक रावण है, ने ठीक राम है, के बोल। तीर मारा। श्री राम ने रावण को तीर मारा। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। श्री राम ने रावण को तीर मारा। सभी ने लिख लिया। कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहा जाता है। अब देखिए, इसको पहले आप समझ लीजिए, इन उदाहरणों से इसको समझेंगे और फिर हम कारक को समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ उदाहरण। श्री राम युद्ध किया, तो ये जो वाक्य है इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ इसको स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है कि श्री राम रावण क्या है। ठीक है, अब इसी वाक्य को जब आपने यहाँ पर ने शब्द ऐड किया, श्री राम ने युद्ध किया। ठीक है, श्री राम ने युद्ध किया। उन्होंने रावण मारा, उन्होंने रावण को मारा। बस एक छोटा सा शब्द हमने यहाँ पर जोड़ा और ये जो है यहाँ पर शुद्ध हो गया है। श्री राम रावण तीर मारा, तो यहाँ पर देखिए श्री राम ने, किसने? श्री राम ने रावण को तीर मारा। उन्होंने धर्म की रक्षा, उन्होंने धर्म रक्षा रावण मारा, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। अब देखिए इन शब्दों में क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो शब्द हैं ये जो है कारक चिन्ह है। ये क्या है? कारक चिन्ह है। तो कारक क्या होता है? जिसमें आपका जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ या अन्य पदों के साथ होता है उसको कारक कहा जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण थे, हमने देखा कि ने इस पूरे वाक्य को क्या कर दिया है? शुद्ध कर दिया है। हमें स्पष्ट समझ में आ गया है कि ने ये जो आपका वाक्य था ये क्या हो गया है, आपको स्पष्ट समझ में आ गया। अब कारक के यहाँ पर हमने कल की क्लास में बताया था, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 में बताया था, यहाँ नहीं, यहाँ तो हमारा आज स्टार्ट हो रहा है। तो कारक के हमने 8 भेद बताए थे। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। जल्दी से इसको आप नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए और एक एक करके हम समझेंगे कि क्या क्या होता है। ये कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, ये 8 भेद हैं किसके? कारक के। अब इनके जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या क्या है? कर्ता ने कर्म को, इसका को है, करण से, के द्वारा भी हो सकता है यहाँ पे, संप्रदान के लिए या को, अपादान से, संबंध का की के, रारी रे, नानी ने। तो इन सभी को आप लिखेंगे। अधिकरण में या पर और संबोधन में हे, अरे, अधि, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं, इस प्रकार के चिन्ह आ जाते हैं। ठीक है, तो कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, इसके बाद संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सभी इसके कारक के भेद हैं। एक एक करके हम समझेंगे क्या क्या भेद है वो हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। अर्थ देखिए, अर्थ कर्ता का मतलब क्या है? कर्ता का अर्थ क्या होता है? कर्ता का अर्थ है काम करने वाला,
किसी वाक्य में जो भी शब्द काम करने वाला होगा उसे कर्ता कहा जाता है। जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर राम आपका क्या है, कर्ता है। खाना किसने खाया, राम ने खाया है, तो राम क्या है, कर्ता कारक है। इसके बाद कर्म का अर्थ क्या होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो देखो काम कौन सा हुआ है, मारने का हुआ है। अब किस पर प्रभाव पड़ा है, कर्ता कौन है वहां पर, राम है। और इसका प्रभाव किस पर पड़ा, किसको मारा, रावण को मारा। तो रावण यहाँ पर आपका कर्म हो गया है। किसको मारा, कर्म को। आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम इनके बारे में, ये भी सिर्फ अर्थ समझना है हमें। तो काम करने वाला कर्ता कहलाता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। अभी इसको आप लिख लीजिए, जब आपको पूरे इन 8 भेदों के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा तो फिर आपको ये लाइनें समझ में आएंगी कि ये है क्या, ठीक है ना। जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे क्या कहा जाता है, उसे कर्म कारक कहा जाता है। इसके बाद करण क्या होता है, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। राम ने रावण को तीर से मारा। अब देखो आगे पढ़ेंगे, राम ने, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। अब कर्ता कौन है, राम है। राम ने किससे मारा, किससे मारा, तीर से मारा। तो तीर यहाँ पर आपका करण कारक हो गया। संप्रदान के लिए या को, तो जिसके लिए, जिसके जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए उसे क्या कहा जाता है, उसे संप्रदान कहा जाता है। आगे उदाहरण से समझेंगे, फिलहाल तो आप इसके अर्थ लिख लीजिए। अपादान क्या होता है, से यानी कि अलग होना, किसी चीज से अलग होना अपादान है। तो यहाँ पर जिससे अलगाव हो, ठीक है ना, जिससे अलगाव हो या फिर अलग होना। ऐसे ही संबंध, तो किसी का संबंध, उसकी, उसका, है ना। तो ये शब्द काकी के, रारी रे और नानी ने, तो ये शब्द जो है अलगाव के हैं, किसके, संबंध के। तो अन्य पदों से संबंध, किसी वाक्य में एक पद का दूसरे पद के साथ जो संबंध होता है, अभी लिखेंगे आप, मैं डिटेल में बताऊंगी एक एक करके, और वहां भी आप अच्छे से उदाहरण से उसको समझेंगे। इसके बाद है अधिकरण। अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह है वो मैं और पर है। क्रिया का आधार, क्रिया का जो आधार होता है उसे अधिकरण कहा जाता है। इसके बाद संबोधन, जब आप किसी चीज को पुकारते हैं, ठीक है ना, अरे, हे, अजी, इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं, संबोधन। संबोधन में आप विशेषकर ध्यान देंगे, इस प्रकार का एक चिन्ह आ जाता है, तो ये संबोधन के चिन्ह को दर्शाता है। ठीक है, सभी ने आप इसको नोट डाउन कर लिया, बच्चों नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन कर लिया है तो हैंड रेस कीजिए। चलिए सितारगंज से पीछे सभी बच्चों ने इनको जरूर कीजिए नोट। अब यहाँ पर कर्ता कारक क्या है, कर्ता कारक है, बहुत अच्छे से समझिए इसको। कर्ता कारक क्या है, उदाहरण से हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए हमने ऊपर क्या कहा, कर्ता कारक क्या होता है, जो काम करता है किसी वाक्य में। अब देखिए उदाहरण से समझेंगे। सुनील दौड़ लगाता है, सुनील दौड़ लगाता है। दूसरा क्या लिखा है, मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने पत्र लिखा। इन दोनों वाक्य में, इन दोनों वाक्य में कर्ता कौन होगा, कर्ता कौन होगा, कर्ता कौन है बेटा इसमें, जीआईसी सितारगंज, इन दोनों वाक्य में कर्ता कौन है। मैंने क्या कहा, कर्ता कौन होता है, जो काम करता है किसी वाक्य में। काम करने वाले को क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। सुनील दौड़ लगाता है, मोहन ने पत्र लिखा। इन दोनों में आपको कर्ता कौन दिख रहा है। चलिए, किसी भी वाक्य में कर्ता क्या होता है, जो काम करता है। काम कौन कर रहा है, यहाँ पर सुनील दौड़ लगाता है। माइक ले लीजिए, कोई बच्चा बताइए, इतना तो समझ में आ रहा होगा। मोहन, मोहन, और ऊपर सुनील, सुनील दौड़ लगाता है। सुनील, ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये सुनील, सुनील दौड़ काम लगाता कर, है। काम, हाँ सुनील दौड़ लगाता है और मोहन पत्र लिख रहा है। दोनों ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बैठ जाइए इमरान। तो यहाँ पर मोहन और सुनील दोनों ही काम कर रहे हैं। सुनील दौड़ने का काम कर रहा है और मोहन पत्र लिखने का काम कर रहा है। तो कर्ता कौन है, काम करने वाला कौन है,
सुनील और मोहन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ता क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है, हमने यहाँ पर चिन्ह की बात की थी, विभक्ति की बात की थी, तो वहां हमने क्या पढ़ा कि कर्ता की जो चिन्ह है वो विभक्ति है। क्या है, विभक्ति चिन्ह है, ने। तो यहाँ पर मोहन के पीछे जो चिन्ह, जो शब्द लिखा है ना, ये इसका क्या है, विभक्ति चिन्ह है। तो कर्ता ने, कर्ता ने, तो कर्ता ने यानी कि मोहन ने, किसने। अब यहाँ पर आप इसका चिन्ह कैसे निकालेंगे, इसका चिन्ह आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए किसने काम किया। आप यहाँ पर एक प्रश्न पूछ सकते हैं इसमें कि काम किसने किया, सुनील ने। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस सुनील दौड़ लगाता है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर शून्य चिन्ह है, इसका चिन्ह आप कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, इसी इसी वाक्य के लिए आप प्रश्न पूछेंगे कि दौड़ किसने लगाई, तो आपको इसका विभक्ति चिन्ह मिल जाएगा। किसने, किसने, किसने पत्र लिखा, तो जो भी काम करता है उसको कर्ता कहा जाता है। यदि आपको शून्य विभक्ति चिन्ह दिया है तो कभी कभी चिन्ह नहीं होते हैं, तो वहां पर आप चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, किसने, किसने प्रश्न करेंगे। तो दौड़ लगाता है, कौन दौड़ लगाता है, किसने दौड़ लगाई, सुनील ने। तो किसने सब प्रश्न करेंगे आप, तो आपको विभक्ति चिन्ह मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, ने है, क्योंकि कर्ता का ने ही है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, किसने प्रश्न करेंगे, किसने। और जब आप किसने प्रश्न करेंगे तो आपको इसका चिन्ह भी मिल जाएगा। तो आप इस प्रश्नों को इनको लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, और कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो ने है। ठीक है, इन दोनों को लिख लीजिए। और इसका जो है कहाँ पर प्रयोग होता है, एक तो भूतकाल में होता है और सकर्मक क्रिया होने पर होता है। ठीक है ना, चलिए लिख लीजिए इसे। चाहे तो यहाँ पर आप किसने करके यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सुनील ने। तो आपको इसका चिन्ह भी मिल गया। तो यहाँ पर शून्य आपका कर्ता चिन्ह है। ठीक है, कुछ वाक्यों में चिन्ह नहीं दिए होते हैं, यदि आपको वहां से चिन्ह निकालना है तो आप वहां पर उसी वाक्य के लिए प्रश्न करेंगे। ठीक है ना, सुनील दौड़ लगाता है, किसने दौड़ लगाई, सुनील ने। चलिए, और जैसे आप नोट डाउन करते हैं जल्दी से आप हैंड रेज भी कर लेंगे ताकि हम आगे बढ़े। चलिए, अगर हो गया है तो हाथ खड़े कर लें ताकि मुझे पता चले। आगे हम बढ़ते हैं फिर। चलिए, हो गया आपका, जैसे सितारगंज हो गया आपका। चलिए, हाथ खड़े कर लीजिए यदि हो गया है तो। चलिए, बहुत अच्छे। अब ये कर्ता कारक था। आगे देखिए, इसके बाद कर्म कारक, इसके बाद है आपका कर्म कारक। क्या है, कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखूं, कर्म कारक, कर्म कारक। ठीक है, तो कर्म कारक जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, असर पड़े। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो अब कर्म कारक क्या होता है, जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े, क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े, यानी कि जो काम हो रहा है और उस काम का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े उसे कहा जाता है कर्म कारक। तो जैसे यहाँ पर उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, को। आपने ऊपर भी पढ़ लिया, को उसका क्या है, चिन्ह है। ठीक है, अब कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ
क्या अथवा, आपको यदि कर्म की पहचान करनी है तो क्या अथवा किसको शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। तो देखो इस वाक्य में देखिए, राम ने रावण को मारा, तो क्या तो यहाँ पर आप प्रश्न नहीं कर सकते। राम ने किसको मारा, रावण को मारा। जब आप इसी वाक्य के लिए ये प्रश्न करेंगे ना किसको, तो आपको कर्म कारक मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आता है ना यहाँ पर, तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि राम ने रावण को मारा, तो किस पर असर पड़ा, रावण पे पड़ा, क्योंकि रावण को मारा गया है। तो रावण क्या हो गया, आपका कर्म कारक हो गया है। और रावण के जस्ट पीछे देखिए आपको को चिन्ह दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक। और नहीं समझ में आता है तो उस केस में आपको इन दो प्रश्नों को करना है उस वाक्य के लिए, जो भी आपके पास वाक्य हो, इन दो प्रश्नों को करने से आपको कर्म कारक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, राम ने रावण को मारा, प्रश्न क्या है, किसको मारा भाई, रावण को मारा। तो रावण क्या है, रावण आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। दूसरा है, निशा दूध पीती है, तो निशा क्या पीती है, दूध पीती है, तो कर्म कारक क्या है आपका, दूध है। तो ये जो दूध है ये आपका कर्म कारक है, क्या है, कर्म कारक। यहाँ पर रावण आपका क्या है, कर्म कारक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए उदाहरणों के साथ। ठीक है, जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। ठीक है, इसका जो विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह उसको को से यहाँ पर लिखते हैं। और कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ जो है क्या अथवा किसको शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कारक को स्टार्ट किया है। आज की क्लास में हमने कारक के 8 भेद पढ़े हैं और डिटेल में यहाँ पर हमने कर्म कारक और कर्ता कारक को पढ़ा है। आगे की क्लास में हम इसके आगे के भेदों को संक्षिप्त में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।